अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। लगातार गिरते भूमिगत जल स्तर की है गंभीर समस्या, अपनाए जरूरी उपाय। गन्ने की फसल में लगने वाले कीट और उनका नियंत्रण। देश के बहुत से भागों में पानी की गंभीर समस्या देखने में आ रही है। इसलिए कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने पानी बचाने के लिए नए नए तरीके खोज निकाले हैं, जैसे गांव का पानी गांव में, घर का पानी भूमि जल में और खेत का पानी खेत में। ऐसा करके किसान भाई कम पानी में अधिक क्षेत्रफल में फसलों और बागों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करके अधिक पैदावार ले सकते हैं। परंतु किसान अपने स्तर पर इसे कैसे करे, इस बारे में जानते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक जिला अनूपपुर के कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी से। हम आप सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। इस शरीर का 70% हिस्सा जल है और इस धरा का भी 70% हिस्सा जल है। इसलिए प्रकृति से जो जल मिल रहा है हमें उसे सहेजना चाहिए। किसान भाइयों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थव्यवस्था भी इसी पर टिकी है। किंतु ये भी एक यथार्थ सत्य है कि कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है और ऐसा कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि आज भले ही देश विकास की ओर अग्रसर है, परंतु आज भी देश की कृषि वर्षा पर आधारित है तथा देश में आज भी सिंचित क्षेत्र काफी कम है। अतः कृषि क्षेत्र के विकास एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु ये आवश्यक हो जाता है कि हमारे देश में जितनी भी वर्षा होती है तो उसके जल को संग्रहण कर रखा जाए और इसके लिए ये आवश्यकता है कि कृषक अपने स्तर पर ही जल संग्रहण की विधियों को अपनाए। प्राचीन काल में कुएं, बावली, तालाब, सरोवर यह सब जल संग्रह के केंद्र थे। अब कुएं तो बहुत कम दिखलाई दे रहे हैं। अब हमें पुनः उस तरफ बढ़ना पड़ेगा। कुएं हमें फिर बनाने पड़ेंगे। जहां कुएं बचे हैं उन्हें सुरक्षित रखना पड़ेगा, उन्हें गहरा करना पड़ेगा ताकि बारिश का पानी हम सुरक्षित रख सकें। नदी नालों में स्पॉट डैम का निर्माण। नदी एवं नालों पर यदि स्पॉट डैम का निर्माण एक निश्चित दूरी के अंतराल पर कर दिया जाए तो इससे भूमि नदियों की जल धारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तालाबों का निर्माण। पहाड़ी और ऊंची नीची भूमि पर खाली पड़े स्थानों में तालाबों का निर्माण कर भूमि के जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है।
पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, पुराने पड़े तालाबों की साफ सफाई करके उन्हें नए तरीके से सजाने और संवारने का समय अब आ गया है, जिससे वर्षा के पानी को इकट्ठा कर उसका कृषि में उपयोग किया जा सके। बरसात का जल सहेजने के कई उपाय हैं। हम छोटे छोटे गड्ढे बना लेते हैं, कहीं सोखता गड्ढा बना लेते हैं, कहीं चेक डैम बनाते हैं, कहीं स्टॉप डैम बनाते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में भी बांध बनाया जा रहा है। हम एक बहुत बड़ा बांध बना रहे हैं जहाँ से जल संग्रह करके हमारी योजना है कि हम बिजली भी थोड़ी पैदा करें। जो नदियों का पानी है उसे चेक डैम के माध्यम से हम रोकते चलें, इधर उधर ना जाए, इसलिए पक्के तटबंध बना लें ताकि पानी कहीं इधर उधर ना जाए, बरसात का पानी उसमें जाए, प्रवाह हो। हमें जल संग्रह के लिए और जल उपयोग के लिए ऐसी फसलें लगानी चाहिए जो पानी का कम प्रयोग करें, अधिक विस्तार पाएं। हमें दलहन और तिलहन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अरहर है, लोबिया है, मूंग है, ऐसी फसलें हमें लगानी चाहिए जिससे कम जल में अधिक उत्पादन होता है। साथ ही हमें सिंचाई के उन साधनों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन सिद्ध हो, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप। तो इसमें स्प्रिंकलर सिंचाई है, ड्रिप सिंचाई है, इस सब के बारे में हमें विचार करना चाहिए। प्रिय किसान भाइयों, देवियों, सज्जनों, अभी मैं जल संरक्षण को लेकर आपसे कुछ बात कर रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बातों पर आप विचार करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर ध्यान रखेंगे और हमारे विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो शिक्षण और प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जल संग्रह के क्षेत्र में, कृषि उत्पादन बढ़ाने के क्षेत्र में अगर आप ध्यान रखेंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा और जो असिंचित क्षेत्र है वहाँ सिंचाई के साधन भी बढ़ेंगे। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जो किसान भाई गन्ना की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल में इस समय कई तरह के कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जिसका यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। तो किस प्रकार से करें गन्ने की फसल में कीटों का नियंत्रण, आइए जानते हैं डॉक्टर अनिल कुमार से। जैसे कि आप जानते हैं कि गन्ना जो है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होता है और ये करीब 1 साल जो है फील्ड में रहता है। और जो कीटों का जो बात हम करते हैं, जो प्लांटिंग से लेके और हार्वेस्टिंग तक डिफरेंट स्टेज में जो है करीब 15 से 20 कीट जो है जो मुख्य रूप से गन्ना के फसल को क्षति पहुंचाते हैं। जो अभी का समय जो चल रहा है, जो कि मार्च, अप्रैल और मई का समय है, इस समय में आपको 4 प्रकार के कीट जो होता है वो फसल को क्षति पहुंचाते हैं। जो पहला होता है दीमक होता है। जैसे ही आप जर्मिनेशन होता है 60 दिन के बाद, तो आपको देखते हैं कि पत्ती जो होता है उसका प्लांट जो है सूख जाता है। दीमक कीट, इस कीट का प्रकोप हल्की जमीन और जहां सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है वहां पर अधिक होता है। ये कीट जमीन के अंदर और बाहर गन्ने की गांठों, जड़ों, आंखों इत्यादि को खाकर समूचे पौधे को नष्ट कर देते हैं। बोए गए गन्ने के दोनों सिरों से घुसकर अंदर का मुलायम भाग खाकर उसमें मिट्टी भर देते हैं। ग्रसित पौधों की बाहरी पत्तियां पहले सूखती हैं और बाद में पूरा गन्ना नष्ट हो जाता है। ऐसे पौधों से दुर्गंध नहीं आती और पौधा आसानी से खींचने पर मिट्टी से उखड़ आता है। इसकी पहचान है जमीन पर बने इसके घर, जो दूर से ही दिखाई देते हैं।
तो ये एक तो दीमक के ये सिम्टम है। और दूसरा है रूट बोरर और सूट बोरर एक ही समय आता है, जो कि मार्च से लेके जून तक इसका आपात जो है फसल पे पाया जाता है। लेकिन इस समय जो है इसका आपात जो है मैक्सिमम होता है। इसका जो कंडीशन होता है, जो टेम्परेचर हाई होता है, लो ह्यूमिडिटी में इसका आपात बढ़ जाता है, जिसमें मॉइस्चर का जिस फील्ड में कमी होता है और जिसमें रेनफॉल का नहीं होता है, जो उस समय इसका आपात में वृद्धि हो जाता है। चौथा जो कीट है वो है टॉप बोरर जो है मार्च अप्रैल के फर्स्ट ब्रूड स्टार्ट हो जाता है। ये जो अक्टूबर नवंबर तक फील्ड पे इसका जो आपात चलते रहता है। जड़ बेधक कीट। इस कीट की सूड़ी का प्रकोप छोटे बड़े दोनों ही पौधों पर पाया जाता है। सूड़ी जमीन से लगे हुए गन्ने के भाग में छिद्र बनाकर घुस जाती है और मृतसार यानी डेड हार्ट बनाती है। इन मृतसारों से कोई दुर्गंध नहीं निकलती और इसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता है। शीर्ष तना छेदक कीट। इस छेदक का प्रकोप तो साल भर रहता है। इस कीट की 5 से 6 संततियां होती हैं। इल्ली गन्ने की ऊपरी भाग की पोई को लपेटकर अंदर घुस जाती है और पहले पत्तों को काटकर उसमें बहुत सारे छेद बनाती हुई तने के ऊपरी भाग से प्रवेश करती हुई नीचे की ओर सुरंग बनाकर खाती है, जिससे ऊपर की पोई सूख जाती है, जिसे हार्ट कहते हैं। इसके डेड हार्ट को आसानी से खींचा जा सकता है। इल्ली जहाँ तक सुरंग बनाती है वहाँ से बहुत से कल्ले निकलते हैं, जिसे बंची टाप कहते हैं, लेकिन इन कल्लों से गन्ने नहीं बन पाते हैं। यही इस कीट के प्रकोप की मुख्य पहचान है। अब हम इसके बारे में बात करें, मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला दीमक के हम बात करते हैं। जो किसान भाई दीमक के लिए कि सीड ट्रीटमेंट अगर आप प्लांटिंग के टाइम में कर लेते हैं, इसका आपात में कमी ला सकते हैं। लेकिन जब क्रॉप स्टैंडिंग स्टेज में इसका आपात आता है तो उस समय बायोफेंथ्रीन 10% या इमिडाक्लोरोपीड आपको 500 ml प्रति हेक्टेयर के दर से आप बालू के साथ मिक्स करके और उसको फील्ड में भुरकाव कर दें। उसके बाद एक लाइट इरिगेशन दे दें, जिसके कारण इसका आपात में कमी आ जाता है। और दूसरा जो है रूट सूट बोरर का आपात उस खेत में ज़्यादा होता है जहाँ पे मॉइस्चर की कमी होता है और ड्राउट कंडीशन होता है। तो हमको चाहिए कि वो ड्राउट कंडीशन को दूर करने के लिए इरिगेशन टाइम पे देते रहें, जिसके मॉइस्चर और नमी बना रहे। तो आप डेड हार्ट वाले पौधे जो है, प्लांट जो है, वो उसको जमीन से नीचे 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे से काट के लगातार हटाते जाए, जिसके कारण इसका आपात में कमी आ जाता है। प्लांट पॉपुलेशन में कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे ही काट के आप हटाएंगे, जैसे ही एक नेक्स्ट कल्ला जो है आपको निकल आता है। फसल का नियमित निरीक्षण कर बेधकों के डेड हार्ट को निकालकर ऊपर से तार डालकर झल्लियों को नष्ट कर दें। दीमकों के घरों को खोदकर नष्ट कर दें। वैसे ये कार्य खेत खाली होने पर ही कर लें तो अच्छा रहेगा। बेधकों की मौत को प्रकाश प्रपंच से पकड़कर नष्ट करें। इससे कीट के प्रकोप की संभावना का पता चलता है। परजीवी और परभक्षियों का संरक्षण करें। रासायनिकों का उपयोग कम करें। साथ ही साथ अभी आप ट्राइकोकार्ड भी बहुत सारे फैक्ट्री एरिया में ट्राइकोकार्ड अवेलेबल है। तो आप ट्राइकोग्रामा किलोनिस का कार्ड जो है आप 50,000 एग पैरासाइट जो होते हैं वो चिपके होते हैं कार्ड्स में, और उसको 3 या 4 टुकड़ा करके फील्ड के निचली पत्ती पे स्टेपल करके आप इससे भी जो अंड परजीवी होता है, जो कि कीट के अंडा को ही खत्म कर देता है, इसको भी आप लगा के आप अपने फसल को बचा सकते हैं। उसके बाद आप टॉप बोरर की बात करते हैं। तो टॉप बोरर का सबसे है कि फेरोमोन ट्रैप जो है आता है, जो कि मास ट्रैपिंग के लिए भी और मॉनिटरिंग के लिए भी आप यूज करते हैं। तो अभी फेरोमोन ट्रैप आप लगा के और जब तक नवंबर दिसंबर तक हर मंथ में एक ल्यूर चेंज करके आप उसको मास ट्रैपिंग भी कर सकते हैं और मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दूसरा है कि आप जो मिट्टी चढ़ाने का आप समय आने वाला है, तो मिट्टी चढ़ाते समय आप कोई भी ग्रेनुअल इंसेक्टिसाइड या लिक्विड इंसेक्टिसाइड जैसे काटेप हाइड्रोक्लोराइड 25 kg प्रति हेक्टेयर के दर से, या आपका क्लोएंट्रानिलीप्रोल 18.5% जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो आता है, जो कोराजेन के नाम से भी आता है, उसका 375 ml प्रति हेक्टेयर के दर से आप जो लिक्विड है उसको ड्रेंचिंग करेंगे और भी आपके फसल पे ज्यादा इसका क्रांत मिल रहा है। तो आप पिप्रोनिल जो है लिक्विड फॉर्म में भी आता है 5% SC, उसको 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से आप जो रो है उस रो में इसको ड्रेंचिंग कर दें, और ड्रेंचिंग करने के बाद हल्का इरिगेशन कर दें, तो इसका आपात में आप कमी ला सकते हैं। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आज किसानों की जोत कम हो रही है और किसानों को परंपरागत खेती से लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन आज हम आपको राजस्थान जिला जयपुर के किसान राजू लाल यादव से मिलवा रहे हैं, जो नई नई तकनीकियों को अपनाकर समन्वित तरीके से खेती कर रहे हैं और कम एरिया में सालाना लाखों की आय कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनकी सफलता का राज। मेरे पास अभी लगभग 3 एकड़ ज़मीन है। उसमें से मैंने 1 एकड़ में आंवले लगा रखे हैं। आंवले के साथ कैरुंदे और नींबू और बील के पेड़ लगा रखे हैं। और जो ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी 1 एकड़ लगभग, उसमें मैं फसलें लगाता हूँ सब्जियाँ। सब्जियों में गर्मियों की सब्जियों में मिर्च, टमाटर, इसके साथ पालक, धनिया और प्याज, ये सब्जियां हम गर्मियों में लगाते हैं। और सर्दियों में फिर गोभी, मूली, धनिया, पालक और चुकंदर, ये सब्जियां सर्दियों में मैं लगाता हूं 1 एकड़ में। देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या और घटती कृषि जोत एक विकट समस्या है और इस समस्या का समाधान है समन्वित खेती। इस प्रणाली में फसल उत्पादन, मवेशी पालन, बागवानी तथा सब्जी उत्पादन और अन्य कृषि सह व्यवसाय को इस प्रकार समेकित किया जाता है कि वे एक दूसरे के पूरक हों, जिससे संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता एवं लाभप्रदता में पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वृद्धि की जा सके। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं ये किसान भाई और अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। और जो जमीन मीडियम साइज की है, थोड़ी इससे कम उपजाऊ है, उसमें जो और गेहूं की फसल और उसके साथ सरसों और थोड़ी सी ज़मीन जो बिल्कुल कमज़ोर है या जब हमारी पानी की कमी रहती है तो तारा मीरा उसमें डाल देते हैं। इस तरह से ज़मीन का पूरा उपयोग अच्छे तरीके से होता है और फसलें भी अच्छी होती हैं। साथ ही साथ मैं फसल चक्र अपनाता हूँ। अब खेती के साथ साथ पशुपालन भी हो जाता है। जो खेती में कई बार जैसे गोभी का भाव नहीं मिला तो वो पशुओं को हरे चारे के रूप में काम में ले लेते हैं। इसके साथ रजका और कासनी और ज्वार, बाजरी, हरे चारे वाली फसलें हैं, वो भी खेतों से आसानी से मिल जाती हैं। और दूसरी बात, खेतों को पोषण देने के लिए जो गोबर की खाद होती है वो पशुओं से हमें मिल जाती है अपने घर में ही। और पशुओं के लिए हरा चारा बाहर से नहीं खरीदना पड़ता। 3 एकड़ से मैं 10-12 पशु आराम से पाल लेता हूँ। उसमें हर साल 3-4 बछड़ियाँ और जो भैंस की कटड़ियाँ हैं वो तैयार हो जाती हैं, तो इस तरह से उनसे भी अच्छी इनकम मिल जाती है। समेकित खेती की प्रणाली में एक उद्यम दूसरे उद्यम पर निर्भर रहता है। समेकित कृषि प्रणाली में कई घटकों को एक निश्चित अनुपात में रखा जाता है, जिससे विभिन्न उद्यम आपस में संपूरक एवं आसान संबंध स्थापित करके कृषि लागत में कमी लाते हुए आमदनी और रोजगार में वृद्धि कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए ये किसान भाई अपनी सूझबूझ और कठिन मेहनत करके समन्वित कृषि प्रणाली से सालाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं समेकित खेती से होने वाली आमदनी, खर्च और शुद्ध मुनाफे के बारे में खुद उन्हीं से। इस 3 एकड़ में मुझे अलग अलग जो भी फसलें बो रखी हैं, उनमें जो आंवले का खेत है उससे लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में हर साल इनकम मिल जाती है। उसमें आंवले भी हैं, कैरुंदे भी हैं और नींबू भी हैं। और जो
जौ और गेहूँ, ये फसलें 50,000 रुपये की हो जाती हैं लगभग 1 एकड़ में 1 साल की। 25-30 हज़ार रुपये का बाजरा और उस जो गंवार उगाते हैं वो हो जाता है। उसके बाद सब्जियां, गर्मियों की सब्जियां लगभग 1 लाख रुपए दे देती हैं, 1 लाख 1.25 लाख, और सर्दियों की सब्जियां भी 1.25 लाख रुपए की इनकम दे देती हैं। इसके साथ साथ पशुपालन में 1.5 लाख रुपए का दूध बिक जाता है, मतलब दूध से इनकम हो जाती है 1.5 लाख रुपए की लगभग। इस तरह से 3 एकड़ के खेत में और पशुपालन में मुझे लगभग 505 लाख रुपए की पूरे साल में इनकम मिल जाती है, खर्चे पूरे काट के। जिस तरीके से हम खेती करते हैं आधुनिक तरीके से, उस खेती के अनेक फ़ायदे हैं। बहुत सारी फसलों में मल्चिंग और ड्रिप का यूज होता है, तो उनमें अच्छी बचत हो जाती है पानी की और मेहनत कम लगती है, इनकम बढ़िया रहती है। सोलर सिस्टम लगा रखा है तो बिजली का बिल वगैरह देने की ये झंझट नहीं रहता। खेती की इन आधुनिक तकनीकों को यूज में लेके बागवानी और जो सब्जियों वाली फसलें हैं उनसे, पशुपालन से और जो गेहूँ वाली फसलों से, सबको मिला के 5-5.25 लाख रुपए पूरे साल में मुझे इनकम मिल जाती है और बढ़िया तरीके से मुझे कहीं नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कम जोत वाले किसान अच्छी इनकम ले सकते हैं इस तरीके से। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जटवा, जिला रीवा के कृषक वीरेंद्र ठाकुर ने। यह कड़कनाथ मुर्गियों के पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो वीरेंद्र ठाकुर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। यह व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इसमें मुनाफा भी काफी ज्यादा है। अगर हम बात कड़कनाथ मुर्गी के बारे में करें तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम ब्रीड है। इसके मीट का दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज्यादा होता है। चटकदार काले रंग के इस मुर्गे में फैट ना के बराबर होता है और स्वाद बड़ा अच्छा रहता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ समेत कुछ अन्य जिलों में मुर्गी के ये खास नस्ल पाई जाती है, जिसे कड़कनाथ के नाम से पहचाना जाता है। इसमें विटामिन B1, B2, B6, B12, C, E, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस और हीमोग्लोबिन से भरपूर होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है और अमीनो एसिड का स्तर ज्यादा होता है। ये दूसरे मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। इसका खून, हड्डियां और संपूर्ण शरीर काला होता है। कड़कनाथ चिकन फार्मिंग बिजनेस को करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसे आप घर के आंगन और लकड़ी का शेड बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गे के लिए करीब 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गे के खान पान में कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। ये हरे चारे में वर्सीम, बाजरा चरी बड़े चाव से खाते हैं। कड़कनाथ मुर्गी 9 से 20 सप्ताह में 1 केजी वजन के हो जाते हैं और लगभग 5 माह में 2 से 2.5 केजी की हो जाते हैं।
और प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देते हैं। इस नस्ल को 1 किलो तैयार करने में 200 रुपए का खर्चा आता है और बाजार में ये 500 से 900 रुपए किलो में बिक जाता है। इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होती है। बस शुरू के दिनों में तापमान का ध्यान रखना होता है। अगर आप कड़कनाथ का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र राज्यों के पशुपालन विभागों में भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।